हम्म। जी, कोर डाटा क्या है? कोर डाटा सिंपली जो है हमारी डेटाबेस है आईओएस की। आईओएस की डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस है, हम उसको क्या वो हम कोर डाटा कहते हैं उसको, ठीक है? और इसमें क्या है हमारे पास, ये सेम वैसे ही होता है जिस तरह आपका सीक्वल का एसक्यूएल आप लोगों को पता होगा। वैसे ही डेटाबेस है इसकी, आईओएस की अपनी डेटाबेस है ये। और ये इसका वही तरीका है, टेबल्स हैं उसके अंदर, टेबल्स के अंदर आपके कॉलम्स होते हैं जिसमें आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं सारे, वो वैसे ही आप बना सकते हैं। इसमें वही रिलेशनशिप है, वन टू मैनी, मैनी टू वन, ठीक है? दो किस्म की डेटाबेसेस होती हैं, एक आपकी नॉन रिलेशनल होती है, एक आपकी रिलेशनल डेटाबेस होती है। ये रिलेशनल, ये वही कन्वीनियंट जो डेटाबेसेस है, वही तरीका है इसका। और वही प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, ठीक है? मगर इसमें जो है कोर डाटा में काफी लेयर्स होती हैं आपकी कम्युनिकेशन के लिए। जिस तरह आप जो भी डेटाबेस अगर आप बनाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर अगर आप वर्क कर रहे हैं सीक्वल के साथ या मोंगोडीबी के साथ, आपने सिर्फ़ कनेक्शन बनाना होता है वहाँ पे, ऐसे ही है? तो इसमें भी आपने कनेक्शन एक टाइप का बनाना होता है आपने, और इसमें एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट बनता है आपका, जिसमें हम आगे फर्दर देखेंगे कि एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट है क्या? उसके थ्रू जो है ये कोर डाटा का ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह मैंने आपको अर्लियर बताया था ना, हर क्लास की आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ऐसे ही है ना? तो सीक्वल का भी एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप सीक्वल के डेटाबेस यूज़ करेंगे। इसमें अगर आप सीक्वल एसक्यूएल अगर आप इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं डेटाबेस, तो वो भी कर सकते हैं आप। वो भी सिंपली वही प्रोसीजर है कि आप थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइब्रेरी आप या रैपर इसको इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर और उसके थ्रू आप वो सीक्वल लाइट, ठीक है? सीक्वल लाइट जो है आपकी मोबाइल्स के लिए यूज़ होती है। सीक्वल जो है आपकी डेस्कटॉप के एप्लीकेशन या वेबसाइट्स के लिए सी एसक्यूएल यूज़ होती है। और जो सीक्वल लाइट है वो आपकी एंड्रॉयड और आईओएस की फ़ोन्स के लिए डेटाबेस यूज़ होती है। ये छोटी डेटाबेसेस होती हैं, बड़ी डेटाबेसेस नहीं होती हैं। फिर हमारे पास और भी काफ़ी सर्विसेज़ हैं, जैसे रेल्म है, RELM, वो भी अच्छी है। उसमें भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा फीचर आया था उसके अंदर, वो आ जाता है हमारा क्लाउड बेस्ड जो है, हम जो है डेटाबेसेस अपने क्लाउड पे बना सकते हैं। उसकी भी फ्री नहीं होती वो थोड़े कॉस्टली होती है। जितना आप स्पेस यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको वो पे करना पड़ेगा क्लाउड की सर्विसेज़ के लिए, स्टोरेज के लिए। फिर आपके पास वी हैव मोंगोडीबी भी ऐसी है, क्लाउड पे भी है, लोकली भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको। वो भी काफ़ी अच्छी डेटाबेस है। और भी फायरबेस भी है, उसकी भी डेटाबेस है, वो भी क्लाउड क्लाउड बेस्ड है, उस पे भी हम बना सकते हैं। ये सारे जो हैं ये डेटाबेसेस हैं, और इसकी डेटाबेसेस ये जो होते हैं, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था यूजर डिफॉल्ट में। यूजर डिफॉल्ट एक सिंपल एक की बेस्ड जो है आपकी वो वैल्यू स्टोर करती है। ये जो आपकी कोर डाटा होती है, टेबल्स के फॉर्मेट में डाटा स्टोर करती है आपके साथ। सेम जिस तरह आप डेटाबेसेस अगर आपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ी होंगी। हसीब, आपने पढ़ी है ना डेटाबेसेस? आपने नहीं पढ़ी होगी, आप थिंक सो नहीं, नहीं आतिफ मैंने ने। नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने हाँ, नहीं पढ़ी है। तो डेटाबेस सिंपल आपने एज एग्जांपल ऐसे करना है। इसमें भी दो किस्म की डेटाबेसेस होती हैं आपकी, जो दो नहीं, आपकी काफी मल्टीपल मल्टीपल आप कह सकते हैं। उसके अंदर आपके पास एल्गोरिदम्स होते हैं जिस पे आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं डेटाबेसेस के। एल्गोरिदम्स कैसे मेथड्स होते हैं बेसिकली उसमें। तो उस पे हम देखेंगे कि टू जो बेसिक है उसमें यही है कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जिस तरह ये क्लासरूम है, हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर हमने डेटाबेस बनानी है, तो फॉर एग्जांपल वी हैव टू लिस्ट डाउन द ऑब्जेक्ट्स वी हैव हियर। तो फॉर एग्जांपल एक हमारा यूजर्स का टेबल बनेगा, ठीक है? उस यूजर्स के टेबल में हम जो है एक रिलेशन बनाएंगे एक और टेबल के साथ, जिसमें रोल का टेबल बना सकते हैं हम, ठीक है? हर यूजर का एक रोल होगा ना। फॉर एग्जांपल कोई टीचर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई मैनेजमेंट का स्टाफ होगा, ऐसे ही है।
फिर जी कुछ ऐसी है। हाँ, तो इसी तरह हम मल्टीपल जो है ये बना सकते हैं, उसमें भी वही सेम तरीका आपकी प्राइमरी की, सेकेंडरी की, वो चीज़ें होती हैं आपकी सारी डेटाबेसेस में। मगर इस डेटाबेस स्कीमा में आप ईज़िली बना सकते हैं, इसमें इतनी वो ये मुश्किल वाली बात नहीं है। आप काइंडली अगर आप देखना चाह रहे हैं डेटाबेसेस के फंक्शनैलिटीज़ को और ये सारी, तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं ये। उसकी भी अगर आप कोई एक आधा घंटे के ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा आतिफ़ में, ताकि आपको भी ज़रा बेसिक्स जो हैं वो पता चल जाएँ डेटाबेसेस की क्या होती हैं बेसिकली और किस-किस मेथोडोलॉजी से हमसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? वो चलिए आपको ठीक ठीक बेसिक सर। नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। जिस तरह आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं नॉर्मल फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ नॉर्मलाइज़ेशन के फैक्टर्स होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप, 4 स्टेप्स तक जाते हैं 1 एनएफ, 2 एनएफ, 3 एनएफ, 4 एनएफ। तो वहीं तक आप जो है इसको जो है आपकी बेसिकली डेटाबेसेस की फ़िल्ट्रेशन में आपकी डेटाबेसेस और क्लीन हो जाती हैं। आपका डाटा और ऑर्गनाइज़्ड होता है, ठीक है? आप इसमें कैस्केडिंग डेटाबेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। कैस्केडिंग मतलब कि हायरार्की वाइज़ आपके एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल से फ़िल्टर होके फिर तीसरे टेबल से फ़िल्टर होके आपको एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। यू हैव टू गो थ्रू मेनी टेबल्स टू गेट द एग्ज़ैक्ट वैल्यू व्हाट यू वांट। हायरार्की बन जाती है तो उसमें आपका जो है वो रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके डिपेंडेंसी होती है दूसरी टेबल्स पे, ठीक है? और आप नॉन डिपेंडेंट भी बना सकते हैं मगर डेटाबेसेस का यही होता है कि आप जो बनाते हैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बहुत फेमस ईआरडी डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडी। तो उसमें भी यही आपकी डेटाबेस का स्कीमा बनता है, इसको हम स्कीमा कहते हैं, जो डेटाबेसेस का जो आपका ये सारा क्लस्टर होता है टेबल्स का और मेथड्स का सारा, जिसमें आपने क्या कॉलम बनाना है तो क्यों बनाना है, किस वजह से बनाना है वो। कॉलम से ये मतलब है उसकी एट्रिब्यूट्स और ये सेम आप इसको एज़ अ क्लास मैप कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इसमें जो डेटाबेस बनती है वो वाला नहीं बनता जिस तरह आपने उस समय जिसमें वेब डेवलपमेंट में पढ़ी होगी आपने, कि सिंपली आप वो मायसीक्वल का एडमिन का पैनल खोल लें और उसमें आप अपने टेबल्स वगैरह बना लें और वहाँ पे एट्रिब्यूट्स बना लें। ये वो वाली चीज़ नहीं है। इसमें आपको वाया कोड ही टेबल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आप मायसीक्वल, मोंगो पे जाते हैं, फायरबेस पे जाते हैं, फायरबेस में तो आप उधर ही उनके पैनल पे बना सकते हैं जो क्लाउड बेस्ड है। बाकी आपको यहीं पे ही सारा बनाना पड़ेगा वाया कोड। तो काफ़ी ईज़ी सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। इट्स क्वाइट सिंपल एंड इट वुड बी क्वाइटली यूज्ड इन योर मोबाइल एप्लीकेशन एज़ वेल। आजकल हाइब्रिड मॉडल्स चलते हैं मार्केट में। हाइब्रिड मॉडल्स क्या होते हैं कि कुछ डाटा आपका जो है वो टेबल्स में स्टोर है और कुछ डाटा जो है आपका क्लाउड पे स्टोर है। इसको हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आपकी जो फ़ोन की मेमोरी है वो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट है फ़ोन की मेमोरी का, ठीक है? तो हम हर चीज़ जो है अपने टेबल्स पे स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है? तो उसमें ये बनता है कि हम कुछ डाटा जो है जिसमें हम नॉन फ्रीक्वेंटली जो यूज़ करें, जिसमें हमारी परफ़ॉर्मेंस पे इतना इफ़ेक्ट ना करे, वो हम डाटा हम क्लाउड पे रख लेते हैं और बाकी जो लोकल डाटा है हम टोटल स्टोरेज पे हम वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपकी फ़ोटोज़ हैं, तो वो तो आपके लोकल स्टोरेज में ही होंगे ना, कॉन्टैक्ट्स भी आपके लोकल स्टोरेज में ही होंगे क्योंकि वो ईज़िली एक्सेसिबल होंगे। इसमें आपका जो ट्रेडबैक आता है या ड्रॉबैक हम कह लें, उसमें ये आता है कि अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है, तो उसमें भी आपको लैग आएगा, डाटा नहीं मिलेगा आपको। ये क्लाउड की जो है डिसएडवांटेजेज़ हैं आपके। कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, क्लाउड के सर्वर के एंड से या आपके इंटरनेट की तरफ से। इस तरह की हैं चीज़ें कॉस्ट जो है वो आपकी थोड़ी ज़्यादा है क्लाउड में। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं। कमिंग बैक तो आपने जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें हम ये यूज़ करेंगे और इसका जो लाइफ साइकिल है इस कोर डाटा का या कोई भी डेटाबेस का, वो तब तक है जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया या डाउनलोड किया अपने फ़ोन में और उसको इंस्टॉल किया आपने, तब से उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है डेटाबेस का, ठीक है? फिर वो डेटाबेस जो है टेबल्स बने होते हैं, सारे उसके अंदर डाटा होता है। वो तब तक होता है जब तक आप एप्लीकेशन डिलीट नहीं करते। जब आपने एप्लीकेशन डिलीट कर दी है तब आपकी मेमोरी से वो चीज़ आपकी रोम से, आपकी हार्ड डिस्क से वो
वाइप आउट हो जाएगी, ठीक है। उसका ये लाइफ साइकिल आपका। तो ये परसिस्टेंट स्टोरेज है आपकी। अच्छा, तो हमने आज इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब अपना को प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने एक चीज ज़हन में रखना है, आपने जाके न्यू प्रोजेक्ट में ऐप, इधर जो है आपने काइंडली यूज कोर डाटा करना है, ठीक है। और होस्ट इन क्लाउड किट आपने तब यूज करना है, क्लाउड किट बेसिकली एक लेयर है जो एप्पल ने दी हुई है। उस लेयर में हम जो है अपना डाटा जो है वो क्लाउड पे यूज कर सकते हैं अपने ही डेटाबेस को, ठीक है। ठीक सर। ये पहले नहीं थी, ये रिसेंटली आई थिंक सो 2 इयर्स हुए हैं उसको, ये क्लाउड किट की ऑप्शन आए हुए। पहले नहीं थी ये क्लाउड किट की ऑप्शन, ठीक है। पहले ये बेसिकली आपके क्लाउड का डाटा को यूज करता है इंटरनली, जो आपके फोन का क्लाउड का डाटा ना आप ले सकते हैं। इस तरह गूगल ड्राइव का डाटा होता है, जी ड्राइव का, जी जी। इसी तरह आपका आई क्लाउड का होता है iOS में। तो ये क्लाउड किट क्या करता है, आपके जो क्लाउड का जो स्टोरेज है उसको यूटिलाइज करेगा इन डेटाबेसेस के लिए। तो काइंडली जब आप ये बनाएंगे तो आपने यूज कोर डाटा लाजमी लगाना है, ठीक है। और आपने प्रोजेक्ट का नाम जो है वो आपने ध्यान में रखना, आपने प्रोजेक्ट का नाम कोर डाटा नहीं रखना, ठीक सर। ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट का नाम जो एप्लीकेशन का नेम है उसमें कोर डाटा नहीं आना चाहिए, आपने कोर डाटा लिखना ही नहीं है इस प्रोजेक्ट का नाम, आप कुछ और ले लें इसमें नाम, ठीक है। ठीक सर। क्योंकि जब आप उसका प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे वही तो ये कन्फ्लिक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। ये आपके जो कोर डाटा इंटीग्रेट हो रहा है उस पे कुछ चीजें होती हैं जो आपकी कन्फ्लिक्ट करेंगी अपने ये प्रोडक्ट के नेम से, ठीक है। तो आपने कोर डाटा नहीं रखना बेसिकली। मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये क्यों कन्फ्लिक्ट करेगा और क्या कन्फ्लिक्शन आएंगी, ठीक है। तो आपने सिंपली ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और आपने वो कोर डाटा का टिक कर देना है। ये मैं एप्लीकेशन थोड़ा ये रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली हमने बनाना, हम एंड प्रोडक्ट क्या है हमारी, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। रन किया है, ये बिल्ड हो रहा है। जी, तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है, जिस तरह कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन नहीं होती आपकी, जी जी। मगर इसमें मैं नंबर स्टोर नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ नेम और एज स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, ये मेरा आप कह लें कॉन्टैक्ट की स्क्रीन है। हो गया। अच्छा, जो डेटाबेसेस में होती हैं, डेटाबेस में 4 फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं आपकी। वो कौन कौन सी है वो टर्मिनोलॉजी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती हैं क्रूड फंक्शनैलिटीज, ठीक है। क्रूड स्टैंड्स फॉर C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट, CRUD, ठीक है। तो C फॉर क्रिएट, क्रिएटिंग अ न्यू एंट्री और रिकॉर्ड,
R for reading that record, U for updating a specific record, and D for deleting a specific record. ठीक है, तो आपकी ये जो 4 बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं वो आपकी बहुत कॉमनली यूज होती हैं. ये आई थिंक सो नहीं चल रही, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये चलना चाहिए. फ्रंट एंड क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, तो सिंपली ये आपका एक मैंने पॉपअप शो किया हुआ है. ठीक है, ये मैंने अलर्ट ही शो किया हुआ है इसके अंदर. ठीक है, तो अलर्ट है फॉर एग्जांपल हसन एज किया है 14, और ये जब मैं पोस्ट करूंगा तो ये बेसिकली मेरा कहाँ स्टोर हो रहा है, टेबल के अंदर, और ये मेरा रिकॉर्ड शो हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को क्विट करता हूँ तो ये आपको डाटा बेसिकली गिव मी अ सेकंड. इसमें होता है शो. ये मैंने एप्लीकेशन अपनी किल कर दी है. ठीक है, ये मैं दोबारा ओपन करूंगा तो ये मैंने डेटाबेस से डाटा रिस्टोर भी हुआ, और वही आपका ये जो मैंने कोड बनाया था, इसमें आप जितने कोड बनाएंगे आपके ये स्टोर होते जाएंगे. रैंडमली मैंने डाटा डाला है इसके अंदर. ठीक है, और जिस तरह आप इसको दोबारा क्विट करेंगे यार, ये क्यों नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये मैंने क्विट कर दिया और आपका डाटा दोबारा टेबल्स में स्टोर है, और ये वही आपका यूजर डिफॉल्ट्स की तरह. अगर आप डिलीट करेंगे ऐप तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कि हमने ये बनाना आज. ठीक सर. अच्छा, तो सबसे पहले आपने जो बनाना है वो कुछ चेंजेस करनी है, तो अगर आप साथ में कर लें वो ज्यादा बेहतर है. आप लोगों ने अपना मैक ओपन किया हुआ जी सर. VM? हसीब, आपने अपना मैक ओपन किया हुआ VM में? यस सर. अच्छा, एक प्रोजेक्ट बनाइएगा. मैंने कुछ सेटिंग्स करवानी है आपसे ऐप डेलीगेट से उठा के, तो उस वजह से मैं वो करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका नया वाला है, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस वर्जन बनाया हुआ iOS 13 पे, सॉरी 12 पे, तो उस पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपकी फंक्शनैलिटीज चेंज तो नहीं आती बीच में. तो वो ठीक सर. काइंडली आपको जो है ना एक जो है एक एप्लीकेशन बना लें, सिर्फ माइनर चेंजेस हैं, तो वो मैं आपको पहले करवा दूं ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये किस तरह होना है और किस तरह करना है, वरना आपसे वो होगा नहीं, आप मिस ना कर लें कोई पॉइंट. आतिफ, जब आपका एक बन जाएगा ये प्रोजेक्ट मुझे बताइएगा. ठीक है, और ऐप सर डेलीगेट ठीक का है. जो है वो फाइल उसमें जाना आप.
ठीक सर। सर ये पर्सन कोड डाटा की फाइल्स क्रिएट करनी है? नहीं ये क्रिएट नहीं करनी, ये मैं खुद क्रिएट करूंगा आपको। ये अभी आपका प्रोजेक्ट, आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है सिंपली, ठीक है। ठीक उसमें सर। आपने कोर डाटा का वो जो है वो टिक करना है, और आपने जो एप्लीकेशन का नाम है वो कोर डाटा नहीं रखना आपने, ठीक है। ठीक सर। बन गया जी। जी सर। अच्छा, ऐप, आपने ऐप डेलीगेट में जाना है। ठीक सर। चलेंगे आप ऐप डेलीगेट में। ये ऐप एक डेलीगेट की फाइल, आपने ऐप डेलीगेट की फाइल ओपन करनी है। डी ओपन कर ली फाइल, ऐप डेलीगेट की फाइल। यहाँ पे इम्पोर्ट कोड डाटा आ रहा है आपका से टॉप पे। सिर्फ आपका आ रहा है। आ रहा है सिर्फ आपका। सर एक मिनट सर, मेरा पता नहीं बाकी सारी चीज आ रही है, ऐप डेलीगेट वाले सेक्शन में क्लिक नहीं हो रहा। एक मिनट। चलिए आप दोबारा वो क्विट करके दोबारा ओपन कर लीजिएगा। हो गया सर, हाँ जी आ रहा है, इम्पोर्ट कोड डाटा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आप जब इस नीचे जाएंगे ना, अच्छा मुझे बताइए, ऐप डेलीगेट का जो क्लास है ये वाली, ये किसके लिए यूज होती है। सर जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है
मैंने आप लोगों को कहा भी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐप डेलीगेट। मैंने आप लोगों को बड़ा जोर भी दिया था स्टार्टिंग में कि इसको पढ़ के आना। ऐप डेलीगेट आपके एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल कंट्रोल करती है। याद आया कुछ? जी सर। अच्छा, इस पॉइंट पे जाएंगे तो आपके एप्लीकेशन विल टर्मिनेट के बाद या लाइन नंबर 45 के बाद कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी। आ रही हैं आपकी वो फंक्शनैलिटीज? जी सर। NS persistent कंटेनर वगैरह। एक मिनट, लाइन नंबर 45 आपके पास कोई कोड लिखा आ रहा है? जी जी लिखा रहा है। आ रहा है ना? अच्छा, लाइन एक नंबर उसने 45 के बाद वेव आप, कांस्टेंट क्रिएट किया हुआ है। एक मिनट, आपके पास ये वाला फंक्शन आ रहा है, स्टैटिक परसिस्टेंट कंटेनर एक मिनट सर मैं परसिस्टेंट देखता कंटेनर। हूँ। जी जी यही है। यही है सारा, यही फंक्शन है, लेट कंटेनर सेविंग डाटा, इस तरह करके ये आपका सेव का नहीं फंक्शन आ रहा है नीचे। सर आपका ऊपर स्टैटिक है, मेरा लेजी है। ठीक है, कोई नहीं, जो मैंने वो चेंजेस की नहीं यहाँ पे, मैंने चेंजेस की नहीं यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। इस तरह ही है, आपका भी यही कोड है। जी यस सही है। ऐसे ही है। अच्छा, ऐप, ये जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मुझे जरा वो एक मिस्टेक जो है ना, ये आईओएस वाले करते हैं, या आप उसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि जो लॉजिकली है और जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि एक क्लास जो है आपकी, जो आप बनाते हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज केस को या एक स्पेसिफिक जो है उस डोमेन में रहनी चाहिए उसकी बाउंड्रीज। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं जिस तरह मैंने ये एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का मैंने एक क्लास बनी हुई है, उसके अंदर मैं डेटाबेस का कोई काम नहीं है। ठीक है, डेटाबेस की लेयर आपकी सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह आपके व्यू कंट्रोलर्स के सारे सेपरेट हैं, व्यू कंट्रोलर ठीक सारे सर। सेपरेट है ना आपके फ्रंट एंड के। ठीक है, उसके बाद जिस तरह आपकी आपकी सॉरी बैक एंड के व्यू कंट्रोलर्स हैं, आपके फ्रंट एंड का मेन स्टोरी बोर्ड है, ऐसे ही है ना? तो इसी तरह डेटाबेसेस का हम इसके अंदर क्यों लिखेंगे, हम इसको यस सर। सेपरेट बनाना चाहिए हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक नई क्लास ठीक बनाएंगे। सर। ठीक है, एक सिंपली आपने एक स्विफ्ट की एम्प्टी क्लास बनानी है। ठीक है, काइंडली वो बना लें, उसका नाम आप चाहे डेटाबेस लेयर रख लें, चाहे परसिस्टेंट सर्विस मैंने रखा हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है मेरी यहाँ पे, तो परसिस्टेंट सर्विस रख लें आप, या डेटाबेस की लेयर लिख लें, या परसिस्टेंट लेयर लिख लें आप। इस क्लास का कोई नाम दे दें। हम इसकी जो एक ये क्लास है ना, ये बेसिकली ये क्लास हम इसके अलग करना चाह रहे हैं ऐप डेलीगेट से, ठीक और डेटाबेस की लेयर को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली आप ठीक सर। ये काइंडली एक नई क्लास सिंपली कोकोडच कोकोडच की। नहीं नहीं, आपने सिंपली एम्प्टी स्विफ्ट की क्लास बनानी है आपने। कोकोडच नहीं बनाएंगे, ठीक सर कोकोडच हम ठीक तब सर बनाएंगे जब हमने किसी से सब क्लास बनानी है। ठीक है, आपने एम्प्टी क्लास बनानी है, उसके ठीक अंदर सर। आपके पास कुछ नहीं आया होगा, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, एम्प्टी होगी बिल्कुल वो। ठीक है, सिर्फ इंपोर्ट फाउंडेशन लिखा होगा वहां पे। ऐसे ही है, बना जी लिया सर। अच्छा आपने? जी सर। क्लास बना लिया आपने? किस नाम से बनाई है? इंपोर्ट फाउंडेशन। जी सर। किस नाम से बनाई है क्लास आपने? मैंने बनाई है। मैंने बना दिया लेयर कोड डाटा। ठीक है, लेयर कोड डाटा। ठीक है,
आपने लेयर कोड डाटा के बाद आपने नेक्स्ट लाइन जो लिखनी है, आपने लिखनी है इंपोर्ट कोड डाटा। अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं कोड रहेगी, ताकि डाटा मैं आपकी स्क्रीन साथ साथ देखता रहूं। अगर लैग भी है तो मैं उधर स्टॉप कर लूं। चलो ठीक सर। हाँ, आप काइंडली स्क्रीन करें शेयर। लेट मी चेक सर कि मैं देखता हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट कोड डाटा क्लास का नाम लिखना है, जो आप क्लास नहीं क्रिएट करेंगे उसका नाम आपने यहीं पे लिख देना है, क्लास उसका नाम जो भी आपने क्लास बनाया, ठीक है, ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। और आपने यहाँ से अपना ऐप डेलीगेट का सारा कोड जो है यहाँ से लाइन नंबर 46 के बाद सारा आपने कॉपी करना है, कट करके आपने इस नई क्लास के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो स्टेप वन क्या है, सबसे पहले स्टेप वन ये आपने ये एक कंस्ट्रक्टर बनाना है इसका, ठीक है, परसिस्टेंट सर्विस का, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे आप, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल कौन सा है ये, स्टैटिक वार कॉन्टेक्स्ट ns मैनेज ऑब्जेक्ट रिटर्न परसिस्टेंट कंटेनर डॉट व्यू कॉन्टेक्स्ट। तो ये बेसिकली करेगा क्या, जब आप ऑब्जेक्ट रिट्रीव करेंगे, ठीक है, तो उसको वो आपको रिटर्न करेगा, ओके। उसके बाद आपका जो वेरिएबल होगा ये लेजी होगा, यहाँ पे आपने इसको स्टैटिक कर देना है, ठीक है। लेजी कीवर्ड आप बताइएगा क्यों यूज होता है, किसी को आइडिया है लेजी कीवर्ड क्यों यूज होता है, लेजी और स्टैटिक में क्या फर्क है, हसीब बताइएगा। हसीब, यस सर। लेजी और स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, कोई आइडिया है? सर स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है? स्टैटिक कीवर्ड वो होता है कि बेसिकली आपकी जो है, हसीब आपने सीएसई किया हुआ ना? जी सर बताएं, सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं आगे अब चल गया हूँ, ये काइंडली पिछली रिकॉर्डिंग जो है ना वो सुन लीजिएगा, ठीक है। ठीक स्टैटिक सर। कीवर्ड क्या होता है आपका, स्टैटिक वो कीवर्ड होता है जिसमें आपकी वैल्यू अपडेट नहीं होती, बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है एक दफा जो साइन कर दी गई है वो स्टैटिक रहती है आपकी, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, अपडेट नहीं होती है आपकी, ठीक है। वो थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट एनी थ्रू आउट द इंटायर कोड आपका जो है ना वो वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। स्टैटिक कर देना आपने इसको यहाँ पे, ये आपने वेरिएबल बनाना है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना आपने। इन द फोर्थ आपने क्या करना है, ये फंक्शन आपका आई थिंक सो बना हुआ है पहले से, ठीक है, आपने वही कॉपी पेस्ट करना है फंक्शन को, और आपका फंक्शन जो है आपने इसके साथ भी स्टैटिक लगाना, आपका फंक्शन से पहले स्टैटिक नहीं लगा होगा, ठीक है। अगर कोई और एरर आए, आई थिंक सो और एरर नहीं आएगा आपका, बाकी सब ठीक होना चाहिए आप लोगों का। अगर अगर एरर आए तो बताना, वो मैं आपको करवा दूंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि इधर ही बना लें, ठीक है। ये 4-5 एरर्स आएंगे, आपने आपने घबराना नहीं है, आपने ये चेंजेस कर देनी है, और ये चेंजेस करके आपका कोड ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने दोबारा ऐप डेलीगेट में जाना है, इधर लिखा होगा ऐप डेलीगेट के साथ आपका लिखा होगा आई थिंक सेल्फ डॉट सेव कॉन्टेक्स्ट, ये लिखा, यही लिखा हुआ है आतिफ वहां पे आपके ऐप डेलीगेट में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन नंबर 44 पे, आतिफ। आपका यहाँ पे सेल्फ लिखा होगा,
तो आपने क्या करना है, परसिस्टेंट सर्विस को अपना जो भी आपने नई क्लास का नाम लिखा है, आपने यहाँ से क्लास का नाम आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने सेल्फ की जगह उसको रिप्लेस कर देना, और आपका ये अलग अलग हो जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल भी अलग हो जाएगा, और आपका जो डेटाबेस की लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, इधर जो है, जो आपकी जो इन्फोपीलिस के नीचे वाली फाइल है, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी डेटाबेस है। ठीक है, जो अगर इस तरह आप कोड डाटा टिक करेंगे तो ये आपकी ये एक्स्ट्रा एक फाइल बनेगी आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में आपकी सेपरेट फाइल बनेगी। ये एंटिटीज जो हैं, ये बेसिकली आपके टेबल का नाम है। ठीक है, और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक तरीका है, मैं आपको एंटिटी बनाना दिखा देता हूं। इसके दो व्यूज हैं, अगर आप लेफ्ट बॉटम राइट में आप देख सकते हैं, एडिटर स्टाइल है, और एक आपका ये दूसरा स्टाइल है आपका, जिसमें ERD डायग्राम जिस तरह की होती है आपकी, ये वैसे ये वाला स्टाइल है आपका। ठीक है, तो इसमें सेम आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आपके रिलेशनशिप्स आ रहे हैं नीचे यहाँ पे, अगर आपने रिलेशनशिप बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ कोई। ठीक है, 1 to 1, 1 to many, many to 1, इस तरह की रिलेशनशिप आप बना सकते हैं। हम इसी व्यू में काम करेंगे। तो सिंपली आप ऐड एंटिटी करेंगे तो एक एंटिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, और इस एंटिटी में ये बेसिकली आपका टेबल का नाम है। ठीक है, तो आप कोई भी टेबल का नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने रखा हुआ है, क्लास मैं रख देता हूँ यूजर। ठीक है, हमने यूजर्स बनाने हैं यहाँ पे। तो ये आपके एम्प्टी टेबल बना है आपका, इसमें आप जो है एट्रीब्यूट्स अपने ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके कॉलम्स क्या हैं, कॉलम्स आप नेम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नेम के बाद इधर दे देंगे एज, आप रोल नंबर, जितने भी आपकी एंटिटीज हैं वो आप यहाँ देंगे, मगर आपने टाइप भी लाजमी देनी है। ठीक है, मैंने टाइप नहीं दी किसी की, टाइप भी आपने देनी है, और अगर आप टाइप नहीं देंगे तो इधर देखें आपका एरर भी आ रहा है रेड कलर का। ठीक है, तो ये सेम जो है, ये आपके बेसिकली क्या है, ये आपके डेटाबेस के वही आपके टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, जो डेटाबेस की जो टाइप्स हैं, जो डाटा टाइप्स हैं, वही आपकी यहाँ यूज हो रही है। इंटीजर A16 है, इंटीजर 32 है, इंटीजर 64 है, डेसिमल वैल्यू आ सकती है आपकी, डबल वैल्यू आ सकती है आपकी, फ्लोटिंग वैल्यू आ सकती है, स्ट्रिंग आ सकती है, बूलियन आ सकती है, डेट आ सकती है, बाइनरी डाटा आ सकती है, UUID URI आ सकती है, और ट्रांसफॉर्मेबल भी आ सकती है आपकी। ठीक है, तो ये सारे डाटा टाइप्स जो हैं आपके डाटाबेसेस की सेम है, चाहे आप मोंगो यूज कर रहे हो, चाहे आप फाइल बेस यूज कर रहे हैं, चाहे आप SQL लाइट यूज कर रहे हैं, चाहे आप SQL यूज कर रहे हैं, डाटाबेसेस की जो टाइप्स हैं वो आपकी सेम रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इस पे आप वही यूज कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल एज है, तो एज इंटीजर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, रोल नंबर है, रोल नंबर आपकी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग क्या होती है आपकी, स्ट्रिंग आपकी होती है जिसमें आपके कोई भी करेक्टर्स आ सकते हैं, आपके अल्फाबेट भी आ सकते हैं, आपके न्यूमेरिक भी आ सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं। फिर आपका नेम होगा, नेम भी आप स्ट्रिंग में रखेंगे अगर आप उसको वो रखना चाह रहे हैं इन लेटर्स। ठीक है, तो ये आपकी डाटा टाइप्स होगी यहाँ पे सारी। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने एक चीज करनी है, आपने एंटिटी पे क्लिक करना है, राइट टैब ओपन करेंगे आप अपनी। राइट टैब में क्या है हमारे पास, राइट टैब पे हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पे। पहली ऑप्शन वही है जो आपकी हमेशा चलती आ रही है, जिसमें आपका सारा आइडेंटिटी टाइप आएगी, अबाउट आएगा, कहाँ स्टोरेज कहाँ है इसका। ठीक है, रिसेंट्स पे आपका नहीं आ रहा कुछ, यहाँ पे क्विल हेल्प भी कुछ नहीं आ रहा। आपकी जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, आपने सिर्फ इसमें एक चीज सेलेक्ट करनी है, आपने कोड जेन जो है यहाँ पे क्लास के अंदर कोड जेन है बेसिकली आपका, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे ना क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे भी ना क्लिक कीजिएगा, ये आपकी दूसरी आपकी एंटिटी की आ जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले ये बताया तो मैं आपको, इसमें आगे आपकी एक्सेसिबल ऑप्शंस आई थी यहाँ पे, ऑप्शनल है, ट्रांसिस्टेंट है, डिराइव्ड है, आपकी वैल्यू आपकी प्राइमरी की है या नहीं है, ये ट्रांसिस्टेंट होता है। ठीक है, टाइप यहाँ पे आ जाती है आपकी, और भी आपकी काफी सेटिंग्स, आप उसको दूसरे सेटिंग्स भी दे सकते हैं यहाँ पे ऐड करके, कस्टम भी। ठीक है, तो आप यूजर पे क्लिक करेंगे, यूजर की टेबल पे क्लिक करेंगे, ये टेबल है बेसिकली। आपने कोड जेन जो है आपने आपने इसको क्लास डेफिनेशन से चेंज करके आपने इसको क्या करना है, मैनुअल नन। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, मैनुअल नन करना है। मैनुअल नन करने के बाद आपने क्या करना है,
आपने करना है इधर, हाँ, एडिटर में, एडिटर नजर आ रहा है आपको ये ऊपर से जो मैं क्लिक कर रहा हूँ? जी सर। एडिटर में जाना है और आपने करना है क्रिएट एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट सब क्लास। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ये डाटा मॉडल में जाएगा जो बेसिकली आपका डाटाबेस है, इसको ये उधर रेफर करेगा। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, उधर से वो बताएगा आपने इस टेबल का जो है वो एंटिटीज बनानी है। हाँ, तो मैं करूंगा यस, करूंगा नेक्स्ट करूंगा तो आपकी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस बनेंगी, ठीक है। और मैं इसको स्टोर कर दूंगा, उसको मैं अपनी लोकेशन बता दूंगा कहाँ पे मैंने बनानी है, ठीक है। और ये देखिए मेरी ये 2 एक्स्ट्रा क्लासेस क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। ये ठीक पता सर। नहीं ये क्यों जो है आपके प्रोजेक्ट से ऊपर बनाती है क्लासेस, प्रोजेक्ट के अंदर क्लासेस नहीं बनाती है आपकी, ठीक है। इसकी रीजन नहीं है, वरना आप इसको दोबारा उठा के जहां मर्जी आप प्लेस करना चाहते हैं वो आप प्लेस कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो इसमें 2 क्लासेस हैं बेसिकली आपकी। एक आपकी है यूजर की क्लास, ठीक है, और एक आपकी प्रॉपर्टीज की क्लास है, जो मैंने आगे कॉलम्स बनाए हुए ना उसकी क्लास है ये, ठीक है। ठीक सर। उसने ऑटोमेटिकली उसका कोड बना दिया। मैंने वही बनाया था ना, नेम, एज, रोल नंबर, ऐसे ही है जी ना। जी जी। और उसके बाद उसने कौन सी रिक्वेस्ट दे दी है, फेच की। आपकी दो, जिस तरह मैंने आपको बताया, 4 टर्मिनोलॉजीज काफी ज्यादा यूज होती हैं आपकी डेटाबेस में, जो क्रूड फंक्शनैलिटीज होती हैं, एक क्रिएट, एक रीड, एक अपडेट और एक डिलीट, ठीक है। तो ये ठीक जो सर। है ये बेसिकली आपकी रीड की फंक्शनैलिटी है, जो फेच रिक्वेस्ट है ये आपकी रीड है। तो ये बेसिकली करेगा क्या, जब आप इसको ये वाले ब्रेसेस देखते हैं तो काइंडली इसको ज़हन में रखिएगा, ये कोई एलियन ब्रेसेस नहीं है, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है। एक ठीक आपकी सर। अरे होती है, एक आपकी लिस्ट होती है। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि अरे और लिस्ट में डिफरेंस पता कर पढ़ के आएगा, आपने पढ़ा है आप लोगों ने अरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? उस टाइम ही पढ़ा था। चले कोई नहीं, दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। ठीक। तो ये आपकी लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो आपके जितने भी रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में स्टोर है ये आपको वहां से फेच करके ला देगा, चाहे 100 है, चाहे 200 है, चाहे 50 है, चाहे 1 है, चाहे 0 है, ठीक है। ये आपके रिकॉर्ड्स फेच करके लेके आएगा, ठीक है। और फेच करके लेके आएगा क्या, आपके यूजर की लिस्ट, ठीक है। तो फॉर ठीक। एग्जांपल आपने वही अंडरस्टैंड करना है कि ये एक अरे है, अरे के अंदर मेरी 3 जो हैं ये बेसिकली मेरी एंटिटीज हैं, ठीक है। ठीक सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको आतिफ, क्योंकि आप सीएस के स्टूडेंट नहीं हैं इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये var यूजर, यूजर नहीं यूजर्स, यूजर मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसको जब मैं डाटा मैंने इसका जो स्टोर करना है तो मैंने क्या करना है सर, मैंने करना है इसको मैं कर देता हूं नील, ये नील हो गया मेरा। अब मैं करता हूँ यूजर्स को, यूजर्स बनाया है, यूजर की टाइप बनानी है। तो इसमें बेसिकली नेम होगा आपका, 1 मिनट, यूजर्स इसमें कैसे सेव करेंगे, नो ये मैंने एम्प्टी अरे बनानी है, ये बन जाएगी ना, ये तो स्ट्रिंग की बनेगी, लिस्ट अरे बनेगी। इसको हम बनाएंगे यूजर्स, ओहो वार, ये आपकी यूजर की अरे बन गई है। आई थिंक सो इधर नहीं बनेगी, स्कोप का इशू आ रहा है। चलो तो बेसिकली आपने इसको इस तरह समझना है कि जो आपका एक इंडेक्स है ना आतिफ, जी जी। जो 0 का इंडेक्स है, 0 के इंडेक्स में आपके पास नेम भी है, एज भी है, रोल नंबर भी है। ठीक सर। लाइक अगर मैं ड्रॉ करके आप अंडर फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि आपके एक इंडेक्स में आपका ये पूरा एक मैं ऑब्जेक्ट समझ है। आ गया। जी सर, समझ आ गया। ऑब्जेक्ट में आपका नेम भी है, एज भी है, रोल नंबर भी है। फिर आपका एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपका नेम है, एज है, रोल नंबर है। तो आपके पर जो ऑब्जेक्ट है आपके डिफरेंट डिफरेंट, ये 3 कैटेगरीज हैं उसके अंदर, 3 प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर, ठीक है। ठीक सर। अच्छा, अब जो है इस पे हम जाते हैं, ये आपकी क्लास बन गई है और ये आपकी प्रॉपर्टीज बन गई हैं।
जो आप बेसिकली सीक्वल के बनाएंगे तो उसमें आप एक ही बनाएंगे, ठीक है, आप मल्टीपल नहीं बनाएंगे, आप सिंपल डेटाबेस की क्लास बनाएंगे, टेबल डेटाबेस की क्लास के अंदर आप यही 3 जो हैं प्रॉपर्टीज डालेंगे, आप उसकी सेपरेट सेपरेट क्लासेस नहीं बनाएंगे, जो ठीक कन्वेंशनल वे है जो आप यूज करते हैं, ठीक है। कोर डाटा के लिए अपना तरीका, अपना मेथोडोलॉजी है, जिसमें वो लेयर्स जो है ना वो सेपरेट करता है, क्योंकि इसमें काफी सारी लेयर्स हैं उस पे जब ये कम्युनिकेशन करता है डेटाबेस, अपनी डेटाबेस कोर डाटा जो बीच में जो कम्युनिकेशन करता है वो काफी सारी लेयर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। ठीक तो ये उसका आपका ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, ये आपको बनाना सिखा दिया। फिर हम जाते हैं व्यू कंट्रोलर में। मैंने व्यू कंट्रोलर में फ्रंट एंड में मैंने क्या बनाया हुआ है वो हम देख लेते हैं। फ्रंट एंड में मैंने क्या बनाया था, एक मैंने टेबल व्यू लगाया हुआ था और एक बटन लगाया हुआ था टॉप पे, बस मैंने, ठीक है। क्या ठीक लगाया था मैंने, एक बटन लगाया था और एक क्या लगाया हुआ, ये टेबल व्यू लगाया हुआ टेबल मैंने, ठीक है। और उसका ये सेल है और सेल की टाइप कौन सी है, ये मेरी सेल की मल्टीपल टाइप्स होती है, मैंने उसमें से एक टाइप चूज की हुई है यहाँ से, ठीक है। ठीक ठीक और है लाजमी आपने यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाइड देना है सेल का, ठीक है। ठीक यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके सेल टेबल व्यू, नहीं सॉरी, नेक्स्ट वाले पे जाना है आपने और यहाँ पे सेल पे आपने लाजमी जो है आइडेंटिफाइड भी देना है, ठीक है। ठीक सर इसके आउटलेट्स बनाएंगे हम अपनी क्लास में व्यू कंट्रोलर में, और सारा जो काम हो रहा है हमारा प्लस के बटन में हो रहा है, टैब के बटन पे, वो मैं आपको बताता हूँ। टेबल व्यू का मैंने आउटलेट बनाया है, यहाँ पे व्यू लोड को छोड़ दे, मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने ये क्यों लगाया हुआ है, ठीक है। ठीक सर असल काम जो है ये हमारा वन प्लस जो बटन टैब है उसमें मैंने है, जो प्लस का बटन मैंने राइट टॉप राइट पे बनाया हुआ है, ठीक है। ठीक उसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने अलर्ट कंट्रोलर बनाया हुआ है। तो बेसिकली जो मेरा पॉपअप आ रहा है वो मैंने किसके थ्रू यूटिलाइज किया हुआ है, अलर्ट कंट्रोलर के साथ। अलर्ट कंट्रोलर आप लोगों को बनाना आता है, ठीक है। जी वो सर क्या है, उसको मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 3 चीजें पास की, उसके पैरामीटर्स कौन कौन से, एक टाइटल, एक मैसेज और एक उसका प्रेफर्ड स्टाइल है, अलर्ट है। डॉट अलर्ट करूंगा तो अलर्ट बन जाएगा, डॉट एक्शन शीट बनूंगा, एक्शन शीट करूंगा तो एक्शन शीट बन जाएगा। ये मुझे अलर्ट के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने इसके अलर्ट चूज किया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने इसके अंदर 2 टेक्स्ट फील्ड्स ऐड कर दी हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक मैंने ऐड टेक्स्ट फील्ड कर दिया जिसका नाम है नेम, ठीक है, और दूसरा का नाम है एज, ठीक है। और इधर मैंने क्या कर दिया, मैंने एज के अंदर टेक्स्ट फील्ड का कीबोर्ड टाइप मैंने क्या कर दिया, नंबर पैड। तो बेसिकली आपका नंबर का पैड ओपन होगा कीबोर्ड के टाइप में, ठीक ठीक है। ठीक सर तो जब मैं टेक्स्ट फील्ड ओपन करूंगा एज की तो उसमें क्या नजर आएगा आपको, नंबर पैड ही नजर आएगा। और इसको जब मैं और ओपन करूंगा नेम का तो उसमें आपको सिंपली जो क्यूरिटी कीपैड है जो आपकी नजर आती है मोबाइल फोन की वो ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा काम क्या हुआ, मैंने एक अलर्ट कंट्रोलर बनाया, अलर्ट कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या किया, 2 फील्ड्स बना ली हैं, एक मैंने फील्ड नेम की बना ली, एक मैंने एज की बना ली, ठीक है। अगर आपने और बनानी है तो आप इसके नीचे और भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक्शन अलर्ट एक्शन बनाया जो पोस्ट का बटन है मेरा उसके अंदर, जिसमें वो डाटा सेव हो रहा है पॉपअप पे, ठीक है। मैंने एक ठीक अलर्ट एक्शन बनाया, उस अलर्ट एक्शन का मैंने कंट्रोलर वो कॉल की कंस्ट्रक्टर जिसमें पोस्ट जा रहा है और स्टाइल मैंने किया हुआ डिफॉल्ट, और उसके अंदर जो मेरे जो क्लोजर है उसके अंदर मैंने कोड किया हुआ सारा, ठीक है। इस कोड में मैंने क्या किया हुआ है, मैं जो टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर जो यूजर ने इनपुट किए हैं वैल्यूज, वो उसके अंदर मैं किसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ, एक एक वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। तो नेम के अंदर जो भी ठीक स्टोर किया मैंने वो नेम में अंदर स्टोर करा रहा हूँ वेरिएबल के अंदर, और जो मैंने एज के अंदर स्टोर किया वो किसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, एज के वेरिएबल में, ठीक है। और मैंने लेट यूज किया हुआ है, ये कांस्टेंट स्टोर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने एक कोर डाटा का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बेसिकली पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, लेट पर्सन इज इक्वल टू पर्सन कॉन्टेक्स्ट डॉट परसिस्टेंट सर्विस डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके क्या होगा, इससे मेरा पर्सन का एक एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा मेरा, ठीक है। जब ठीक मेरा ये बन गया तो इसके अंदर मेरी 2 चीजें स्टोर होंगी, एक नेम है और एक एज है। जो मेरे पर्सन का बनाई हुई है ना उसके अंदर 2 चीजें हैं मेरी, एक नेम है और एक एज है, ठीक है। ठीक कमिंग बैक, उसके अंदर मैंने नेम के अंदर नेम स्टोर करा दिया और एज के अंदर मैंने एज स्टोर करा दिया। एज में मेरे पास इशू क्या आ रहा है, वो मैंने टाइप कास्ट क्यों किया है, कोई बता सकता है मैंने इसके अंदर टाइप कास्ट क्यों किया है इसके अंदर। सर एक तो मेमोरी कम हो जाएगी यानी कि स्पेस कम करने के लिए और और क्या हो सकता है
बताता हूँ मैं आप लोगों को। सर आपने तो टाइप भी शायद इतनी ये दी होगी। जी, तो बेसिकली मैंने एज की क्या टाइप दी हुई है यहाँ पे, इंटीजर इंट 16 16, ठीक। ठीक है। मैंने पर्सन में भी इंट 16 दी हुई है यहाँ पे एज को, ठीक है। तो जब मैंने एज 16 दी हुई है और टेक्स्ट वैल्यू मेरी स्टोर हो रही है, बेसिकली एज को अगर मैं नंबर पैड में भी करूँ ना और वो टेक्स्ट फील्ड में स्टोर हो रही है, तो वो एक स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, वो इंटीजर स्टोर ठीक नहीं हो रहा वहां पे, वो एक स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो उसको मैंने टाइप कास्ट किया किसमें, इंटीजर 16 में, क्योंकि एज के अंदर इंटीजर 16 है मेरे पास। अगर मैं नहीं करूंगा ये तो मेरे पास एरर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने टाइप कास्ट किया। और इसमें आपने ध्यान रखना है डेटाबेसेस में जब आप रिकॉर्ड्स वगैरह स्टोर करें, इसमें खास ख्याल आपने डाटा टाइप्स की रखनी है, क्योंकि आपका जो इनपुट यूजर से आ रहा होता है वो डिफरेंट डाटा टाइप की आ रही होती है, और आप जब स्टोर करवा रहे होते हैं वो डिफरेंट आपने पीछे से डाटा टाइप चूज की होती है, तो आपने डाटा टाइप सेम रखनी है। ठीक सर ठीक। सेम डाटा टाइप स्टोर हो सकती हैं आपकी, डिफरेंट डाटा टाइप्स दूसरे पे मैप नहीं होंगी, ठीक है। जब आपने इसको मैप कर दिया ऑब्जेक्ट में, तो फिर आपने ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, आपने इस ऑब्जेक्ट को स्टोर सेव भी करना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने लेयर की क्लास बनाई थी यहाँ पे परसिस्टेंट सर्विस लेयर की, उसके अंदर मेरे पास एक सेव कॉन्टेक्स्ट का पहले से ही फंक्शन है, ठीक है, जो आपने ऐप डेलीगेट से कॉपी पेस्ट करके इसमें इसमें बनाया था। सेव कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन होता है आप लोगों का, ठीक है। ठीक तो सिंपली आपने ये सेव कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन क्या करेगा, मैंने इसको इस क्लास से कॉल की हुई है, मैंने व्यू कंट्रोलर की क्लास से मैंने उसको कॉल किया परसिस्टेंट सर्विस सेव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ठीक परसिस्टेंट सर्विस की क्लास में जाएगा, सेव कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन में जाएगा, और क्या करेगा यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको बताया इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये व्यू कॉन्टेक्स्ट की लेयर एक सेपरेट होती है, एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट की लेयर सेम डिफरेंट होती है, और एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट की वो डिफरेंट होती है। कोर डाटा की बात करूं मैं, ठीक है। तो आपने लाजमी जब डेटाबेसेस की जब आपने ये फंक्शनैलिटीज यूज करनी है, फैच की, सेव की, तो आपने लाजमी ट्राई कैच लगाना है वहां पे, ठीक है। ये डेटाबेस की एक थ्योरी है, ये आप कह लें, या आपने एरर हैंडलिंग करनी है उसमें लाजमी, ठीक है। क्योंकि एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो आपका कोड क्रैश होगा, कोड क्रैश होगा तो आपका वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल आपके मसले आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रही, या आपका वो पैरामीटर गलत जा रहे हैं, या आपका कोई इंटरनेट का मसला है, या आपका इंटरनेट स्लो है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, ये काफ़ी सारे यूज होती हैं आपकी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो इसमें कोई फैक्टर्स आपने लाजमी करनी, तो आपने लाजमी ट्राई कैच लगाना है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें सिंपल वही है, इफ कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज, अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया तो आपने क्या करना है, ट्राई करके आपने उसके अंदर सेव करना है, ठीक है। सेव करेंगे तो मैंने प्रिंट करा दी यहाँ पे कि आपने सेव चल गया, ठीक है। अगर कैच आया तो मतलब कि वो चेंज नहीं आया और आपका जो है वो एरर आया, ठीक है। एरर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कैच के बॉडी में जाके, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या यहाँ पे कर रहा हूँ कि वो एरर शो कर रहा है कि आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो आपने उसको वैल्यूज असाइन किए वो स्टोर नहीं हुई, स्टोर नहीं होने की वजह से वो एरर शो हो गया वहां पे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, सर तो ये डू आप क्यों लगाया आपने? डू कौन सा, सर ये डू के बाद इसमें ट्राई कैच ट्राई लगाया कैच था। नहीं होता, इसमें डू कैच होता है आपका, ठीक है। अगर आप सी प्लस पर पढ़ेंगे तो इसमें ट्राई होता है, ठीक है। आपने आपने तो इसमें ट्राई डू के अंदर आपका ट्राई कैच लगता है बेसिकली। ये लूप होता है ना बेसिकली आपका ट्राई कैच का, ये बार बार ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, तो मैंने डू लूप ओके ओके। लगाया उसको, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट से बाहर चला जाएगा, वो बार बार ट्राई करता रहेगा। और कमिंग बैक, हाँ जी, तो मैंने इसको जब सेव कर लिया तो मैंने एक ऊपर एक मैंने पीपल्स की रे बनाई हुई है यहाँ पे। पीपल्स की रे में मेरे पास क्या है, पर्सन्स की। तो ये बेसिकली ये जो मैंने ये वाला जो पर्सन था वो क्या था मेरे पास, कोर डाटा का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये कोर डाटा का ऑब्जेक्ट है। ये मेरे पास क्या है, कोर डाटा पर्सन की अरे है, ये कोर डाटा की अरे है पर्सन की, ठीक है, पीपल्स की। तो इसमें मैंने अरे के अंदर क्या किया, मैंने इसको अपेंड कर दिया किसको, पर्सन को। मैंने लोकली एक अरे बनाई, लोकल अरे में मैंने क्या किया, जो मैंने ऑब्जेक्ट स्टोर कराया मैं उस अरे के अंदर अपेंड कर रहा हूँ। तो मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा जो मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है। और वो मेरा कहाँ स्टोर हो रहा है, अरे पीपल्स की अरे में। ये बात समझ आई कि नहीं आई?
ओके सर। फीडबैक दें, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप काइंडली पूछें, मैं इधर आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। अगर आपको लेक्चर नहीं समझ आएगी तो फायदा लेक्चर लेने का। सही लाइन दोबारा बता दें। इसमें क्या नहीं समझ आया? सेल्फ टॉट पीपल्स। ये वाली बात यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? और हाँ जी सर, सेफ कॉन्टेक्स्ट टाइप तक भी कास्ट का समझ पता आया? लग गया। सेफ कॉन्टेक्स्ट यस तक सर। भी समझ आया? यहाँ तक यस समझ सर, आया आ गया सेफ समझ। कॉन्टेक्स्ट तक? ठीक है। जी सर। चलो जी इसको मैं बाद में समझाता हूँ, इसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने यूज क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, बाद में, कि मैंने ये क्यों किया हुआ। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या किया, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने रीलोड क्यों किया टेबल व्यू को। फिर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने जब ये जो मैंने एक्शन बनाया उसको मैंने क्या करना है, वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपने एक्शन ऐड करना है उसके अंदर और आपने प्रेजेंट करना है किसको, अपने अलर्ट कंट्रोलर को। ठीक है, यहाँ ये वाली दो लाइंस तो आती है ना आप लोगों को, ये मैंने पढ़ाई नहीं है पहले अर्लियर। जो एक्शन बनाएंगे, एक्शन को आपने स्टोर ऐड एक्शन करना है, फिर आपने प्रेजेंट भी करना है उसको, जो आप अलर्ट कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंशन बनाई है। ठीक है, ये आपकी एक्सटेंशन जो है क्या होती है, एक्सटेंशन सिंपली इस व्यू कंट्रोलर की आप एक्सटेंशन बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक सेपरेटली जिस मर्जी क्लास में आप एक चाहे सेपरेट क्लास में एक्सटेंशन बना लें उसको। ठीक है, तो बेसिकली वो आपके उसी कोड का पार्ट होगा। ठीक है, ये व्यू कंट्रोलर और ये व्यू कंट्रोलर सेम है। जब आपका कोड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल काफी लेंथी हो जाता है, तो आप उसमें एक्सटेंशंस लगा के आप हर चीज को डिवाइड भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो टेबल व्यू है आप सेपरेट कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आप जो डेटाबेस की कमांड जो क्यूरीज हैं आप उसको सेपरेटली कर हैंडल कर रहे हैं, और फ्रंट एंड की जो चीजें हैं वो सेपरेटली हैंडल, आपका कोड ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपकी अपनी अप्रोच है कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं। तो सिंपली मैंने टेबल व्यू के जो फंक्शनैलिटीज हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई हैं, क्योंकि व्यू कंट्रोलर में टेबल व्यू तो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है ना, तो उसके फंक्शनैलिटीज भी हमने इंप्लीमेंट करनी है। तो वही तीन फंक्शन है, नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ रोज, और क्या है हमारे पास जो तीसरा जो डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं उसके अंदर। इसका मैं बताता हूँ, ये पीपल से ही कनेक्शन है कि बेसिकली ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपका जो ये वाला डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम डिस्प्ले नहीं करवा सकते टेबल व्यू में ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने सबसे पहले क्या बनाया, एक अरे बनाई है, क्योंकि टेबल व्यू में क्या डिस्प्ले होता है, लिस्ट होती है डिस्प्ले टेबल व्यू में, ये डिक्शनरी डिस्प्ले होती है। अरे लिस्ट से। अरे 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 डिस्प्ले होती है, लिस्ट से। यस। अरे डिस्प्ले होती है ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसलिए मैंने अरे बनाई है, ये किसके लिए, ताकि टेबल व्यू से मेरा वो यूज हो सके। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, ये पर्सन की, पीपल्स की मैंने अरे बनाई है जिसका टाइप है पर्सन। तो मैंने इधर क्या किया जो आपको ये समझ नहीं आ रहा था, जब मैंने डाटा सेव किया तो ये मैंने किस में सेव किया, टेबल में, डेटाबेस में स्टोर किया। टेबल में। ठीक है, ये जो मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, जो मैंने डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर किया, मैंने इसको अरे के अंदर भी स्टोर करवा दिया। समझ आई ये बात? क्योंकि अरे मेरे पास ओके नील सर। है ना, यहाँ पे अरे में मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जी जी। ठीक है, और जब मैंने ये स्टोर करवा दिया तो जाहिर बात है मुझे पता चले कि वो स्टोर हुआ भी है कि नहीं। तो बेसिकली मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ कोड, शायद आपको रेफरेंस हो जाए। हाँ जी, तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ
सारा की एज जो है वो है 13 ईयर्स ओल्ड। जब मैं इसको पोस्ट करता हूँ, ठीक है, पोस्ट के बटन में जाता है वो, ठीक है, पोस्ट के बटन में उसने वो गया, उसने जब यहाँ से सेव कर लिया कि ये 2 लाइंस लिखूंगा तो ये डिस्प्ले भी नहीं होगा, ठीक है। जब मैंने इसको पोस्ट कर दिया तो सिर्फ ये मेरा क्या होगा, मेरा कोड डेटाबेस में सेव होगा, ठीक है। मगर वो मैंने इस पे डिस्प्ले भी तो करवाना है ना फ्रंट एंड के लिए, कि नहीं डिस्प्ले करवाना, मुझे पता भी तो चले कि डाटा स्टोर हो रहा है, तो मैं इसको दिखाऊं भी तो सही, कि नहीं दिखाना फ्रंट एंड पे। यस सर। दिखाने के लिए मैं उसको यस सर। अरे में, इसलिए मैं जो हूँ इस अरे के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ वो मैं इस अरे में ऐड करी जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस अरे में वो चीजें अपेंड हुई जा रही हैं। अपेंड का क्या मतलब होता है कि एंड पे जो वैल्यू है उसके आगे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करनी, ये +1 कर रहा है मेरे अरे में, ठीक है। अरे में ये ओके सर। +1 कर रहा है, ये जब जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर ऐड कर रहा है, तो ऐड करके मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। क्योंकि आपका टेबल व्यू जो पहले था उसके अंदर कितनी ऑब्जेक्ट थी, 0 1 2 3, ठीक है। अब जब मैंने सारा ऐड किया तो क्या हो गया, अरे का साइज 0 1 2 3 4। तो 3 टेबल 4। व्यू रीलोड का फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली आपके ये तीनों फंक्शनैलिटीज दोबारा रन होता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, क्योंकि टेबल जो वैल्यूज थी पहले आपके इसके अंदर वो क्या थी, 1 2 3 4, 4 थी ना, 0 1 2 3 थी ना आपकी वैल्यूज, फिर 4 हुई। अब 4 जब सारा को डिस्प्ले कराने के लिए आपको दोबारा जो है ये टेबल व्यू के फंक्शंस आपको दोबारा रन करने पड़ेंगे, ठीक है। दोबारा आप नंबर ऑफ सेक्शंस बनाएंगे, दोबारा आप काउंट लेंगे, दोबारा जो है आप उसको डिस्प्ले कराएंगे टेक्स्ट लेवल में चीजें, तभी वो क्रिएट होगा ना सामने, ठीक है। जी सर। और इनिशियली मैंने क्या किया है, ये अपेंड मैंने क्यों लगाया हुआ उसके अंदर, मैंने पहले इंडेक्स में क्यों नहीं ऐड किया उसको, वो इसलिए किया है जब ये एप्लीकेशन मेरी रन होती है तो आप देख सकते हैं कि जब एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है तो मेरा डाटा फौरन सबसे पहले नजर आता है, ऐसे होता है ना। जी सर। यस तो सर। वो क्यों होता है, क्योंकि व्यू डिड लोड में मैंने क्या लगाया हुआ, सबसे पहले मैंने व्यू डिड लोड में लगाया हुआ है कि लेट फैच रिक्वेस्ट, ठीक है, एनएस फैच रिक्वेस्ट पर्सन, और यहाँ से जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं पर्सन की टेबल में वो मेरे पास फैच हो जाए। मैं उन रिकॉर्ड्स को सबको रीड करके लिस्ट में डिस्प्ले करा लूं और वो मेरे पास किस में स्टोर हो जाए, फैच रिक्वेस्ट में। और ये फैच रिक्वेस्ट जो है, आपने इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आप ये वाला फैच रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं, सॉरी ये वाला प्रॉपर्टीज में ये फैच रिक्वेस्ट आप इसको कॉल कर रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और उसकी रिटर्न टाइप क्या है मेरे पास, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है मुझे पर्सन की वो बेसिकली, ठीक है। ठीक सर। ये रिटर्न टाइप है उसकी, एनएस फैच रिक्वेस्ट, और लिस्ट है पर्सन की मेरे पास। तो मैंने वही चीज यूज की हुई यहाँ पे कि बेसिकली जो मेरी रिटर्न टाइप है वो क्या करे, एनएच फैच रिक्वेस्ट में पर्सन की लिस्ट है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे, और मैंने पर्सन का फैच रिक्वेस्ट का फंक्शन मैंने कॉल किया, पर्सन का फैच रिक्वेस्ट का मैंने फंक्शन कॉल किया, ठीक है। और वही चीज है ना, आपकी जो रिटर्न टाइप है वो आनी चाहिए ना वहां पे, ठीक है, जिसमें आपकी डाटा रिटर्न होगा। अगर वो इंटीजर रिटर्न हो रहा है तो इंटीजर का बैक एंड होना चाहिए आपका वेरिएबल का डाटा टाइप, ऐसे ही है। अगर आपका स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो अगर आपकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो आपका रिटर्न टाइप जो जिसमें आप वेरिएबल स्टोर करें तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर वही चीज आप जब फैच रिक्वेस्ट किया, आपने लिस्ट आई है मेरे पास, तो लिस्ट में से एक एक ऑब्जेक्ट में दोबारा अब स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या लूप लगाया हुआ है मैंने इसके अंदर, फैच रिक्वेस्ट में से एक फैच आपने रिक्वेस्ट आपने निकालनी है, वो पीपल में स्टोर करानी है, और सेल्फ पीपल्स की अरे में वो अपेंड करवाई जा रहा हूँ या स्टोर करवाई जा रहा हूँ, ठीक है। पूरी लिस्ट को मैं पूरी लिस्ट में डिस्प्ले करवा रहा हूँ, डिस्प्ले सॉरी करवा रहा हूँ मैं। पीपल की जो बेसिकली जो पूरी मेरी लिस्ट रिट्रीव हुई है उसको मैं पीपल्स के अगेंस्ट स्टोर करवा रहा हूँ। तो बेसिकली पीपल्स और जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे डेटाबेस में आ रहे हैं ये वाले सारे, वो मैं किस में स्टोर करवा रहा हूँ, पीपल्स के अंदर, ठीक है। तो जब मेरे पीपल्स में ये स्टोर रहता है तो मैं दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, रीलोड डाटा कर रहा हूँ, तो ताकि डाटा मेरा रीलोड हो जाए और दोबारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए मेरा सारा। किसी का कोई क्वेश्चन? नो
नो सर। हसीब आपका? नो सर। सर इसमें अगर रोल नंबर का भी एक सेक्शन ऐड करना हो तो उसका अलग फंक्शन बनाएंगे? नहीं, उसका फंक्शन नहीं अलग बनाएंगे। अगर आप बेसिकली उसके अंदर वो ऐड कर रहे हैं तो आप सिंपली यहीं पे अपना कोड जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ जो मैंने यूजर्स का बनाया है यहाँ पे। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास, नेम, एज, रोल नंबर। तो बेसिकली ये यूजर का बन गया आपका, ये मेरा यूजर्स है, फॉर एग्जांपल ये भी मेरा यूजर है, यूजर 1 कर दो, ठीक है, या यूजर, इसको कर देते हैं माय यूजर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, माय यूजर का ऑब्जेक्ट बन गया डॉट एज, नेम, रोल नंबर। एज आपकी क्या है, बेसिकली यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। आपका माय यूजर क्या है, यहाँ पे उसका नेम क्या है, रीव कर देते हैं, और माय यूजर क्या है हमारे पास यहाँ पे, उसकी रोल नंबर जो है वो हम दे देते हैं ABC1, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक इंडेक्स आया यूजर का, और उसका फंक्शनल कोई नहीं बनाएंगे हम, जो बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी है ये वाली फैक्स रिक्वेस्ट की, वो हम कॉल करेंगे, वो बेसिकली हमारे सब डाटा को लेके आएगा लिस्ट के फॉर्म में, ओके। ठीक है। तो इसमें इजीली काम ये है, अगर आप SQL लाइट इसको कंपेयर करें, गुड क्वेश्चन था आपका। तो SQL लाइट में क्या है हमारे पास, SQL लाइट में जो है हमें हर चीज अलग अलग बनानी पड़ेगी स्क्रैच से। कोर डाटा से ये है कि ये चीजें आपको इजीली जो है वो फैक्स की कमांड आपको इजीली मिल जाती है, वरना आपको वहां पे जो है वो एक एक क्यूरी लिखनी पड़ती है, ज्वाइन की, वेयर की, वो आपको लिखनी पड़ती है, और फिर डाटा आपका रिट्रीव होता है। मगर वो भी इजी है, नॉट दैट हार्ड। उसके लिए जो है वो सीक्वल की लैंग्वेज होती है, जॉइन, वेयर, व्हेन। जॉइन और वेयर होता है बेसिकली आपका, यूनियंस होते हैं आपके वहां पे, और यूनियन के अलावा और क्या था, वो यू भी होता है उसके अंदर, यूनियन फॉर यू, और इंटरसेक्शन होता है वो। सर यूनियन में सर, यस सर, इंटरसेक्शन। हाँ, तो ये दो चीजें होती हैं आपकी जो कॉमनली यूज होती हैं उसके अंदर कमांड्स में। एंड और भी जो ऑपरेटर्स हैं, नॉट का, वो भी यूज होते हैं आपके क्यूरीज के अंदर। तो ये वो उसकी लैंग्वेज है सीक्वल की, माई सीक्वल की, तो वो भी आनी चाहिए आपको डेटाबेसेस की। तो उसमें जो है ना वो काफी बेस जो है वो आपकी वो है। बाकी अगर आप इसको स्विफ्ट में इंप्लीमेंट करेंगे माई सीक्वल को, तो वो भी कोड सेम नहीं होगा, वो काफी चेंज होगा। आप इस कोड का एनालिसिस कर लें, ठीक है। अगर कोई इशू है तो आप काइंडली मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ जहां से भी कहेंगे। सर आपने जो ERD डायग्राम दिखाई थी उसमें आपने रिलेशनशिप नहीं लगाए थे साथ? रिलेशनशिप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से लग जाएंगे आपके, इट्स नॉट दैट हार्ड, ठीक है। ओके ओके। आप सिर्फ कंट्रोल के सर बाद अगर ये इसमें आप 1-to-1 का लगाएं? आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरे स्टाइल में जाता हूँ, रिलेशनशिप आप यहाँ से ऐड करेंगे, रिलेशनशिप वैल्यू क्या है, पर्सन स्टूडेंट की इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फॉर एग्जांपल ये आपकी जो रिलेशनशिप है, क्या ये 2 वे कम्युनिकेशन है या 1 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो वो देंगे आप पे, और फेच प्रॉपर्टी भी आप देंगे यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कैस्केडिंग जब डेटाबेसेस की बात करते हैं हम, तो उसमें हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक दो दो आपकी टेबल्स हैं, तो आप एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल से आप फेच करना चाह रहे हैं इन द बेसिस ऑफ कोई आईडी या कुछ भी, तो वो भी आप काम कर सकते हैं, यहाँ से रिलेशनशिप बनेंगी आपकी यहाँ पे। ओके सर। सर जिस तरह एक यूनिवर्सिटी है उसमें इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट उसकी यानी उसमें अगर एक कोर्स करवा रहे हैं उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इस तरह करके उसमें रिलेशनशिप का भी फिर वो आ जाएगा हाँ जी, वो कि आप एक ऐड कर सकते यूनिवर्सिटी हैं में कितना डिपार्टमेंट।
वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और आप फिर इन रिलेशनशिप पे क्लिक करके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है, गिव मी अ सेकंड, ये आ गया मैनी टू मैनी आ गई ना आपकी, थिंक सो रिलेशनशिप इनवर्स होगी आपकी। गिव मी, इसको अगर दूसरे स्टाइल में देखें हम, ओके सेकंड, हाँ तो ये आ गया ना, टू वन टू मैनी। ये आपकी रिलेशनशिप में आपकी सेटिंग्स में जाके आप इसको कर सकते हैं, 1 to 1 या 1 to मैनी। अगर 1 to मैनी कर देता हूं मैं इसको, तो इधर आप देख सकते हैं उसका डबल एरो का मैनी का होता है, और ये 1 है, ठीक है। मतलब कि एक स्टूडेंट मल्टीपल पर्सन, सॉरी ये उल्टा लग गया, एक पर्सन 1 to मैनी, हाँ नहीं नहीं, स्टूडेंट हमेशा पर्सन होगा, मगर मल्टीपल पर्सन्स कैन बी स्टूडेंट्स। तो ये 1 to मैनी उल्टा लग गया, ये डबल एरो यहाँ आना चाहिए था। ऐसे ही है, ये कहना चाह रहे हैं आप असीब? यस सर, यानी अगर एक डिपार्टमेंट है उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उसका 1 to मैनी लग जाएगा, और हाँ अगर जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उसका ये मैनी टू मैं मैनी यहाँ लग पे, जाएगा। हाँ जी वैसे लग जाएगा आपका। तो सर ये जो डाटा होगा उसी तरह फैच करेगा, यानी अगर डिफरेंट इसके हिसाब से नहीं करता, वो कोड के हिसाब से करता है। फैच तो आपने कोड के हिसाब से करना है ना, आप रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी बात है, मैं अगर कहता हूं कि आपने क्या एग्जांपल दी थी अभी, मैं उसी में एग्जांपल क्रिएट करता हूं कोई। आपने कहा था सर मल्टीपल स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, वो 1 to मैनी हो जाएगा ना, मतलब कि 1 डिपार्टमेंट मैनी स्टूडेंट्स, ऐसे ही। यस सर। तो उसमें अगर हम करें 1 to मैनी, हाँ तो मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट की बात करें, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल जो C++ का कोर्स है, ठीक है तो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट का, मगर वो इंजीनियर्स भी पढ़ते हैं उस कोर्स को, मैटलैब इंजीनियर्स पढ़ते हैं, ठीक है। C++ जो है वो इंजीनियर्स पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियर भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी पढ़ते हैं, तो वो भी CS के डिपार्टमेंट का कोर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 1 to मैनी का रिलेशनशिप बन जाएगा आपका वहां पे। मगर उसको जो हम कोड में यूज करेंगे, कोड में हम जो है वो अपनी हमने फ्लो बनाना होता है, उसने फ्लो नहीं बनाना होता, ठीक है। तो हम अपने फ्लो से उसको रिक्वेस्ट को फेच करेंगे और उस डाटा को स्टोर करेंगे, वो हमारी मर्जी होगी ना। टेबल की डिजाइन और वो स्कीमा वो सेपरेट है। कोड के बारे में जो है उसका फ्लो भी आपने क्रिएट करना है, कि आपने फॉर एग्जांपल, अब जाहिर बात है आप अगर इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले डिपार्टमेंट बनेगा तो फिर स्टूडेंट्स उस डिपार्टमेंट में एनरोल होगा ना, यस सर। ठीक है। या फिर डिपार्टमेंट बनेंगे तो फिर स्टूडेंट्स बनेंगे, वो तो नहीं है, स्टूडेंट्स तो बन सकते हैं, मगर डिपार्टमेंट बनेगा तो स्टूडेंट्स उस डिपार्टमेंट में एनरोल होगा, तो ये डिपेंडेंसीज आएंगी कुछ। तो वो आप कोड के स्ट्रक्चर से या उसके एल्गोरिथम से आप उसको उस फ्लो के साथ तो आपने ही खेलना है।